हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके लिए टॉप 1000 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी क्लास नंबर 12 आपके लिए लेकर आए हुए हैं, जिसमें आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन इंपोर्टेंट टॉप एमसीक्यू कराएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तीनों के एमसीक्यू आज आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहना, वीडियो को पूरा देखना और साथ में पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठी। जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे उस पर नोट डाउन करते हुए आपको चलना होगा। ठीक है। कल की वीडियो क्यों नहीं आई थी उसका भी रीजन हम आपको बता देते। कुछ स्टूडेंट्स को हमने बता दिया था जो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए। यदि आप भी जुड़ना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता देते कि क्लास क्यों नहीं आई थी। तो क्लास हमारी तभी नहीं आएगी जब यहाँ पर कोई ना कोई हमारे यहाँ प्रॉब्लम होगी, या तो हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी या लाइट की व्यवस्था सही से नहीं। तो यहाँ पर लाइट ना आने की वजह से आंधी यानी कि बारिश हुई तो इसलिए लाइट नहीं आई थी, इसलिए हम आपकी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। ज्यादा से ज्यादा कोशिश हमारी यही रहती है कि आपके लिए रोजाना एक वीडियो अपलोड कर दी जाए। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस पर। सबसे पहले हम आपको पिछली क्लास में जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बताएंगे, उसके बाद आज के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। और देखो, एक बात आपसे और बोलना चाहते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके हमारे द्वारा। और यदि आप अभी अभी हमसे न्यू जुड़े हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑल पर क्लिक जरूर करें। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते आज के क्वेश्चंस को। तो देखिएगा, आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने आपको पिछली क्लास में दिया हुआ था। और पिछली क्लास में हमने आपको यूपीएसडबल ई पेपर 2019 का कराया था। बायोलॉजी का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपने क्लास नंबर 11 को नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देखिएगा। जिस प्रकार के क्वेश्चन हमने वहां पर आपको कराए प्रीवियस ईयर, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं बायोलॉजी में। तो उस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा, असतत विभिन्नताओं का कारण क्या है। असतत विभिन्नताओं का कारण क्या होता है, यानी कि जो विभिन्नताएं हमारे शरीर में उत्पन्न होती है उसका कारण क्या है। क्रॉसिंग ओवर, उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों का पृथक्करण या स्वतंत्र अपघूवन। स्वतंत्र अपघूवन का नियम आपको पता है किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। ये मेंडल का थर्ड नियम है। ये कौन सा है, मेंडल का थर्ड नियम है। ये किस पर आधारित है, तो ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। जो स्वतंत्र अपघूवन का नियम है, मेंडल का जो तीसरा नियम है, वो किस पर आधारित है, तो ये तीसरा नियम जो होता है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है। क्या होता है ये हम आपको अनुवांशिकी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको समझा देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं असतत विभिन्नताओं का कारण क्या है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। और ये जो हमारे शरीर में असतत विभिन्नता यानी अचानक जो परिवर्तन पैदा होते हैं हमारे शरीर में उसे ही हम उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन की डेफिनेशन है अचानक होने, जीवों के शरीर में अचानक होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर भी दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, ह्यूगो डी व्रीज नाम के वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा उत्परिवर्तनवाद दिया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन और था, शायद पीछे है वो, युग्मकों की संख्या आपसे पूछी गई थी। तो उसमें युग्मक जो होंगे वो 4 निकल के आएंगे। ठीक है। अब वो हम आपको क्वेश्चन वहां पर करा देंगे एक दिन, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, लेकिन आंसर हम आपको यहीं पर बता देते। आंसर जो होगा उसका वो 4 होगा। ठीक है। कैसे होगा हम आपको आगे वाली वीडियो में बता देंगे। बात करते हैं आज के क्वेश्चंस पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अर्धचालक है। निम्नलिखित में से कौन एक सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम, लकड़ी, एल्यूमिनियम या ये सभी। तो याद करें अच्छी तरीके से, अर्धचालक जो इनमें से है वो आपका जर्मेनियम है। क्या है, जर्मेनियम जो है वो एक प्रकार का अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी के साथ साथ अर्धचालक और कौन कौन से होते हैं, तो आपका एक नाम सुना होगा सिलिकॉन, एसआई, कार्बन, ये भी जो होते हैं वो अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं, अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। यानी चालक और अचालक के बीच की कड़ी है ये। एक तरह के आप कह सकते हैं उनको, चालक और अचालक के बीच की कड़ी जो है वो क्या है, अर्धचालक है।
तो जर्मेनियम जो होता है वो आपका क्या है, सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसी के साथ साथ आप सिलिकॉन को याद कर लें और कार्बन को भी याद कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, योगितम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। योगितम की उत्तरजीविता यानी योगितम की उत्तरजीविता ये सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो प्राकृतिक सिद्धांत जिसने दिया था वही योगितम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। अब आपको प्राकृतिक सिद्धांत पता है तो ये भी पता चल गया होगा। तो प्राकृतिक जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो आपका दिया गया था डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, वैज्ञानिक थे डार्विन, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं योगितम की उत्तरजीविता का मतलब क्या है। तो योगितम की उत्तरजीविता का मतलब है कि जो इस प्रकृति में अपने आप को ढल लेगा, अपने आप को उसी अनुकूल वातावरण में ढाल लेगा वो तो जीवित रहेगा, और जो अपने आप को नहीं ढालेगा वो यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो यहाँ पर खत्म हो सकता है। ऐसा किसका कहना था, तो ऐसा डार्विन का कहना था। किसका कहना था, डार्विन का। ये प्राकृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो योगितम की उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो डार्विन के द्वारा दिया गया था। इनकी पुस्तक की बात करते हैं, एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी उसका नाम क्या है, तो उनकी पुस्तक का नाम है द ओरिजिन स्पीसीज। द ओरिजिन स्पीसीज ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। और लेमार्क की हमने आपको पिछली क्लास में बताई हुई थी तो आपको याद भी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। जो ग्रह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से ग्रह से जो भी क्वेश्चन बनता हो, 8 ग्रह अच्छे से याद कर लेना, उनसे संबंधित जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट हो हम आपको बता देंगे पहली बात तो, और अच्छे से उन पॉइंटों को रिवाइज करना है आपको, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं ग्रह से, सीपी नेट में तो पूछा भी गया है, ठीक है। तो निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। बुध को, मंगल को, शुक्र को या शनि को। तो जो शुक्र ग्रह होता है उसे भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। शाम का तारा, सुबह का तारा, इसे कई नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, तो वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो आपका शुक्र है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो वो भी आपको शुक्र को ही कहा जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, अच्छे से नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना। तो भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आपको पहले से पता होगा, बहुत अमूमन क्वेश्चन है, 8 होती है। 9वां ग्रह जो आपका था एम जिसे प्लूटो कहते थे, वो ग्रहों की सूची से हटा दिया क्योंकि वो अपनी कक्षा में कभी चक्कर नहीं लगाता था सही से, तो इसलिए उसे ग्रहों की सूची से हटा दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई सैटेलाइट नहीं होते, बाकी के जितने भी ग्रह हैं उन सभी के सैटेलाइट होते। पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा आपको पता है, मंगल की भी 2 हैं, डिवोस और फिबोस। मंगल के 2 ग्रह होते हैं, कौन कौन से, डिवोस और फिबोस, डिवोस और फिबोस। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से रिवाइज करना है इनको, ठीक है। तो मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फिबोस होता है, तो दूसरा कौन सा होता है, डिवोस होता है। और बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाहनों से निकलने वाले धुएं सर्वाधिक हानिकारक धातु प्रदूषक है। वाहनों से निकलने वाले धुएं में सर्वाधिक हानिकारक धातु प्रदूषक कौन सी है, ऐसी कौन सी धातु है जो प्रदूषण को फैला रही है। Hg मरकरी, Cd कैडमियम, Pb सीसा, Cu कॉपर। तो याद कर लें जो सीसा होता है वो बहुत ज्यादा वाहनों से निकलने वाले धुएं में सर्वाधिक हानिकारक यानी सबसे ज्यादा जो हानिकारक धातु है वाहनों में जो निकलने वाले धुएं में, वो आपकी सीसा है। क्या है, सीसा। तो ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। पीबी जिसे हम लेड भी कहते हैं,
ये सबसे ज्यादा कैसी होती है, हानिकारक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है। ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएस डबल ई का पेपर है, क्वेश्चन है यूपीएस डबल ई 2019 का जो पेपर हमने आपको उस दिन बायोलॉजी का कराया था, उसी का ये क्वेश्चन है फिजिक्स का। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक है अच्छे से याद कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो वोल्ट सेकंड एम्पियर होता है। क्या होता है, वोल्ट सेकंड एम्पियर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। अब आपको क्या करना है, इसकी विमा निकाल के मुझे दिखानी होगी। इसकी बीमा क्या होगी, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखिए सबसे अच्छा सबसे राइट आंसर कौन देता है। वोल्ट सबसे, देखो वोल्ट की बीमा रखना, सेकंड एम्पियर की आपको पता है, बीमा उनकी बीमा रख के आप बीमा निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेंज का नियम आधारित है, लेंज का नियम किस पर आधारित है। तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, लेंज का जो नियम है वो किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बात ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पता होगा, ऊर्जा को ना तो विनाश किया जा सकता है, ना ही उसे प्रकट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये किसका नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसे बदला जा सकता है। ये किसका नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और लेंज का नियम जो है वो किस पर आधारित है, तो लॉ ऑफ लेंज जो है वो आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज है। आधुनिक मानव के जो निकटतम, आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और पैरामेडिकल में, ये सीपी नेट एग्जाम, बीएचयू है, जीएसबीएम है, इनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आधुनिक मानव के जो निकटतम पूर्वज है वो आपका क्रे मैग्नोन मानव है। कौन सा है, क्रे मैग्नोन मानव जो है वो आपका आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसकी जो शक्ल है वो कुछ आधुनिक मानव से मिलती जुलती थी, और ये इसके जो अवशेष मिले थे, वो जीवाश्म जो मिले थे इसके, वो आपके फ्रांस में मिले हुए थे। कहाँ पर मिले थे, फ्रांस में मिले थे। और इनकी जो, इनकी ये खत्म कब हो गए, तो ये लगभग 35 साल पहले, लगभग 30 से लेकर 35,000 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। नहीं, इनके जीवाश्म बहुत पहले पुराने, मतलब मृत्यु हो चुकी है इनकी। ठीक है, तो लगभग कितने, 30 से लेकर 35,000 साल पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये जो आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज किसे माना जाता है, तो क्रे मैग्नन मानव को माना जाता है। ठीक है, और इनको आधुनिक मानव और नियंत्रण मानव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लेना। आधुनिक मानव और नियंत्रण मानव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो क्रो मैग्नन मानव को कहा जाता है। शब्द थोड़े अटपटे तो कहने में प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, अपनी बात है। निम्नलिखित में से ल्यूमेन मात्रक किसका है। निम्नलिखित में से ल्यूमेन मात्रक किसका है। तो ल्यूमेन जो मात्रक है वो आपका ज्योति फ्लक्स का है। किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का जो एक मात्रक होता है वो आपका क्या आता है, ऐसा ही मात्रक होता है ल्यूमेन। क्या होता है, ल्यूमेन। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएस डबल ई का है। यूपीएस डबल ई पेपर जो 2019 का है उसी का ये क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ल्यूमेन का मात्रक, यानी ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो वो आपका किसका है, ज्योति फ्लक्स है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का केंडला होता है। क्या होता है, केंडला, ये मूल मात्रक है। केंडला क्या होता है, केंडला। तो ज्योति तीव्रता का क्या होता है, केंडला होता है। और ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन मात्रक है वो किसका है, तो वो आपका ज्योति फ्लक्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कैसा होता है।
ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन है वो कैसा होगा। पृष्ठ तनाव बराबर आपको पता होगा बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल यानी फोर्स बटे एरिया। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब बटा क्षेत्रफल होता है। सॉरी हम कंफ्यूज हो गए, थोड़ा देखते। तो देखिएगा, हमने आपको जो पृष्ठ तनाव का जो अभी हमने आपको सूत्र बताया वो थोड़ा गलत बता दिया, इसके लिए सो सॉरी। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। क्या होता है? बल बटे लंबाई। जो बल बटा क्षेत्रफल हमने आपको बताया था वो प्रतिबल का होता है। उसके साथ साथ दाब जो प्रेशर होता है उसका मात्रा उसका फॉर्मूला होता है। दाब का फॉर्मूला बल बटा क्षेत्रफल होता है और उसी के साथ साथ जो आपका प्रतिबल होता है उसका भी फॉर्मूला बल बटा क्षेत्रफल होता है, उन दोनों का। लेकिन जब आपसे पृष्ठ तनाव की बात की जाए तो बल बटा लंबाई होता है। क्या होता है? बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव की जो विमा होती है वो एम टी की पावर माइनस की 2 होती है। एम टी की पावर माइनस की 2 जो होती है वो पृष्ठ तनाव की विमा होती है। अब चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो उसे सही कर लेना। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। बल बटा लंबाई। अब बात करते हैं ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कैसा होता है। तो ताप जब बढ़ेगा तो किसी द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो आपका कैसा होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का जो पृष्ठ तनाव होगा, जो सरफेस टेंशन होता है वो कैसा होता है? घटता है। और ताप को घटाने पर पृष्ठ तनाव कैसा होता है? तो बढ़ता है। या ताप घटाने की बात की जाए तो बढ़ता है, ताप बढ़ाने की बात की जाए तो ये घटता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइनोमियल नामकरण का तृतीय नाम क्या है। ट्राइनोमियल जो तृतीय नाम रखा गया आगे आने वाला है, आत्म जो आपका जैसे मानव है तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम आगे जो आने वाला है वो आपका होमो सेपियंस सेपियंस होगा। तो सेपियंस जो थर्ड वाला सेपियंस जो रखा गया वो क्या है? होमो तो इसमें एक वंश हो जाता है, एक जाति हो जाता है। तीसरा जो आपका है वो क्या है? तो तीसरा आपका जो आने वाला है आगे वो उपजाति होगी उसकी। क्या होगी? उपजाति। जैसे मानव है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस। तो होमो तो वंश हो गया, सेपियंस जाति होगी। अब ये सेपियंस जो तीसरे नंबर पे लगा हुआ है ये सेपियंस क्या है? तो ये सेपियंस आपका उपजाति मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? उपजाति। आगे जो मानव का वैज्ञानिक नाम रखा जा रहा है वो आगे क्या रखा जा रहा है? होमो सेपियंस सेपियंस। तो सेपियंस ये आपकी क्या है? उपजाति। तो इसे ही कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल नामकरण का तृतीय नाम क्या है? सब जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज या टाइप। तो आपका वो क्या है? सब स्पीसीज है यानी उपजाति। तीसरा जो नाम रखा जाएगा, तीसरा जो आगे नाम जोड़ा जा रहा है मानव के वैज्ञानिक नाम में वो उसकी क्या है? सब स्पीसीज यानी उपजाति है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। होमोसेपियंस सेपियंस जो दो बार जोड़ा गया तो उसमें सेपियंस जो लास्ट वाला है वो उसकी क्या है? उपजाति है यानी सब स्पीसीज मानी जाएगी उसे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ती है तो एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसे क्या कहते हैं? जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ती है तो एक दोष उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो जब लेंस उसकी क्षमता जब बढ़ेगी तो उसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो उसे आपका कहा जाएगा दूरदृष्टि दोष। क्या कहा जाता है? जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की जो क्षमता है वो आपकी जब बढ़ जाएगी तो उस जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को क्या कहा जाएगा? तो उस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जब नेत्र लेंस की क्षमता घट जाए तो उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहेंगे, और जब बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दूरदृष्टि में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक लेंस अच्छे से याद कर लेना, पूछा जाता है आपसे। उत्तल लेंस जो होता है वो धनात्मक होता है और अवतल जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तक लगभग कितनी जातियां खोजी जा चुकी हैं? अब तक आपकी कितनी जातियां खोजी जा चुकी हैं? तो अब तक देखा जाए तो लगभग आपकी 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां खोजी जा चुकी हैं। कितनी?
1.7 से 1.8 मिलियन जातियां आपकी खोजी जा चुकी हैं। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा वैसे देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर कीट सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस पुस्तक में दो नाम पद्धति का उपयोग प्रथम बार किया गया था? किस पुस्तक में दो नाम पद्धति का उपयोग प्रथम बार किया गया था? दो नाम पद्धति के बारे में किस पुस्तक में लिखा हुआ है? तो दो नाम पद्धति के बारे में एक कैरोलियस लीनियस की जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, क्योंकि ये दो नाम पद्धति का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है? लीनियस को माना जाता है। किसे माना जाता है? आपको पता होगा पहले से भी, लीनियस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्हीं को दो नाम पद्धति का जनक माना जाता है। उन्होंने इसके बारे में किस पुस्तक में लिखा था? तो सिस्टेमा नेचुरी में लिखा हुआ था। किस पुस्तक में? सिस्टेमा नेचुरी। अब बात करते हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी है? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक है वो आपके थियोफ्रास्टस वनस्पति विज्ञान का जनक जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं की पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। अरस्तु की कौन सी है? तो हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया वो अरस्तु साहब की है। हिस्टोरिया प्लांटेरम है वो आपकी किसकी है? हिस्टोरिया प्लांटेरम आपकी है इनकी थियोफ्रास्टिस की। और बात की जाए जेनेरा प्लांटेरम, तो जेनेरा प्लांटेरम जो पुस्तक है वो आपकी लीनियस की है। तो ये तीन चार पुस्तक अच्छे से याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिस्टेमा नेचुरी लीनियस की है, हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रास्टिस की है, जेनेरा प्लांटेरम लीनियस की है, हिस्टोरिया एनिमिलिया तो वो अरस्तु की है। ठीक है, तो दो नाम पद्धति के बारे में किसने बताया था? तो आपका कैरोलस लीनियस ने बताया था, और सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में उसका उपयोग किया गया है प्रथम बार। ठीक है, चलिए, तो आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर फिनिश होते हैं। जो भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और कैसे लगे क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, तो हमारे साथ लगातार बने रहें, अच्छे से तैयारी कीजिए। हमसे जितनी भी हेल्प हो सकेगी हम आपकी करेंगे। और याद रखें 1000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, और 1000 क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। इसे बेहतरीन क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। और अब आगे से हम आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी लाने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स का एक आध चैप्टर हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका गेट वाला चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो वो हम आपको अब जल्दी कराने वाले हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, प्लीज चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो, जिससे ये और भी आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।